एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहले आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज इंट्रोड्यूस्ड voluntary hallmarking for silver jewelry and articles featuring a digital hallmarking unique identification system to ensure purity verification and quality assurance for consumer protection। आपने ये हमेशा देखा होगा, गोल्ड ज्वेलरी होता है, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी जो आपका होता है, ज्वेलरी या ज्वेलरी कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो उसमें आपने हमेशा नोट किया होगा जब भी आपके पेरेंट्स ने कुछ गोल्ड खरीदा होगा तो वो जो आपका हॉलमार्क होता है उसे देखे बिना ज्वेलरी नहीं लेते हैं, ठीक है, वो चीज मैंडेटरी है, वो देखते ही हैं, राइट। ऐसा ही अब आपकी जो मार्किंग है, हॉल मार्किंग, वो सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी आपकी लाई गई है। वैसे तो बीआईएस ने अक्टूबर 2005 में आपकी वॉलंटरीली हॉल मार्किंग जो है सिल्वर ज्वेलरी के लिए वो इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अभी डिजिटल फॉर्म में इसको लाया गया है, बेसिकली कि आप डिजिटली अपने जो आपका सिल्वर ज्वेलरी जो है उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ये आप देख सकते हो। और ये चीज कब से आपकी इफेक्ट में आई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 सितंबर 2025 से इसे आपका लागू कर दिया गया है। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं किया गया है, सिर्फ वॉलेंट्री है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट आपके जो है हॉलमार्क में आ जाते हैं हॉल मार्किंग के लिए, तो गोल्ड प्रोडक्ट्स आपके जो है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो इसमें आपका शामिल होता है, एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी और डिटेल में। तो जैसे बीआईएस की मैंने बात की थी, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था वॉलंटरी हॉलमार्किंग सिल्वर ज्वेलरी की अक्टूबर 2005 में, ठीक है। और सिल्वर ज्वेलरी जो है, सिल्वर ज्वेलर्स जो है, बेसिकली इनको सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है एज पर दी स्टैंडर्ड जो आपका है 2112 के तहत, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 2112 के तहत इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, ठीक है, जो अलाउ करता है मैन्युफैक्चर एंड सेल हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी। इसी के थ्रू, इस स्टैंडर्ड के थ्रू ही इनको राइट मिलता है कि ये सेल और मैन्युफैक्चर करें सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्क्ड वाली, राइट। नाउ अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे IS 2112 2025 में यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे यहाँ पे 7 प्योरिटी ग्रेड्स जो हैं वो लाए गए हैं, 800 835 925 958 970 990 999, ठीक है, इस टाइप के आपके प्योरिटी ग्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर है। अब बीआईएस की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। बीआईएस के करंट डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और 1986 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हमने बात की यहाँ पे वॉलंटरी हॉलमार्किंग की सिल्वर ज्वेलरी की, ठीक है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके हैं, जैसे जो आपकी सिल्वर ज्वेलरी होगी उसमें बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क जो आपका है, ये जो मार्क है इसके साथ साथ सिल्वर लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसमें मेंशन होना चाहिए प्योरिटी ग्रेड क्या है आपकी ज्वेलरी का, ठीक है, साथ में ही आपका यहाँ पे 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये BIS का मार्क है, फिर सिल्वर लिखा है, प्योरिटी ग्रेड है और आपका 6 डिजिट का यहाँ पे नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की हमने डिजिटल हॉलमार्किंग की, ठीक है, तो आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको जो है दिखाई जाएंगी, जैसे किस टाइप का आर्टिकल है आपका, प्योरिटी ग्रेड क्या है, हॉलमार्किंग डेट क्या है, किस तारीख को यहाँ पे हॉलमार्किंग डेट आपका रहेगा, ठीक है, टेस्टिंग सेंटर की डिटेल रहेगी और जो ज्वेलर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब यहाँ पे मेंशन होगा और ये आप चेक कर सकते हो BIS की केयर मोबाइल ऐप में, ठीक है। ये जो ऐप है ये 2020 में आपकी लाई गई थी, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज who became the first Indian to climb 9 of the world's 14 mountain exceeding 8,000 meters after summiting Mount Cho-Oyu, जिसकी आपकी जो हाइट है 8,188 मीटर की है, ऑन दी चाइना नेपाल बॉर्डर। कहाँ पे लोकेटेड है ये? चाइना नेपाल बॉर्डर में लोकेटेड है, ठीक है। सो आपके 14 ऐसे माउंटेन हैं जिनकी हाइट जो है 8,000 मीटर से ज्यादा है और इसे 8,000ers के नाम से भी
इसे जाना जाता है, ठीक है, इन माउंटेन्स को, 14 माउंटेन्स को, राइट। अब यहाँ पे भारत थामीनेनी जो है, इन्होंने रिसेंटली क्लाइम किया है माउंट चो ओयू को, और ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 9 आउट ऑफ 14 9 यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनको क्लाइम किया है, ठीक है। और जो रिसेंटली इन्होंने माउंटेन क्लाइम किया है, ये 6 हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। अगर बात की जाए पहला हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप सभी को पता है, इट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सेकेंड वाला कौन सा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो भारत थामीनेनी जो है, ये फाउंडर है बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स के, जो माउंटेनियरिंग कंपनी है, ठीक है। इन्होंने कौन से 9 आपके जो पीक्स हैं उनको क्लाइम किया है, इसमें माउंट एवरेस्ट इंक्लूडेड है, माउंट मनासलू इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। देन माउंट लोत्से, माउंट कंचनजंगा माउंटेन आपका, अन्नपूर्णा, मकालू, शिशपंगमा, देन धाउलगिरी, देन आपका नेक्स्ट आता है माउंटेन गेशर ब्रह्म। तो ये सारे इन्होंने जो है क्लाइम किए हैं, ठीक है। एंड इन सब की लोकेशन आपको यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 14 माउंटेन्स आपके ऐसे हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, एंड दे ऑल आर लोकेटेड इन दी हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस, जो नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में आपका आता है। और इनको हम क्लासीफाई करते हैं 8000 डेल्स के नाम से, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपके पीक्स कौन से हैं, ब्रॉड पीक, माउंटेन आपका K2 जो है, ठीक है, जैसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन आपका है। देन गैशर ब्रह्म सेकेंड, जो लोकेटेड है आपके चाइना पाकिस्तान बॉर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, लॉन्च बाय द जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये जो बुक है, इसे लॉन्च किया है इंडिया के 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। और ये बुक आपकी है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जो फलकाम टेरर अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में इंडिया की जो आपके एक्शंस थे, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, उस पे बेस्ड ये आपकी बुक है। ओके, किसने लिखी है, लेफ्टिनेंट जनरल कनवालजीत सिंह, ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। फाइन, पब्लिश किसने किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप ये बुक देख सकते हैं, ठीक है। Now next आता है, which among the following subsidiary of NPCI recently in October signed MOU with Japan's Nippon Telegraph and Technology Data to enable unified payment interface acceptance across merchant location in Japan। तो रिसेंटली NPCI जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, इनकी एक सब्सिडी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है जापान की निपॉन टेलीग्राफ एंड टेक्नोलॉजी डेटा के साथ, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई पर्सन, अगर मतलब इंडिया का टूर कोई पर्सन जापान में जाता है, ठीक है, वहाँ घूमने जाता है, और वो डायरेक्टली अपना मतलब वहाँ का QR कोड स्कैन करके मर्चेंट का और पेमेंट कर दे। तो इन सब चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए NPCI की इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट साइन किया है जापान की निपॉन टेलीग्राफ एंड टेक्नोलॉजी डेटा के साथ। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके अग्रीमेंट के सिग्नेटरीज आपके हैं रितेश शुक्ला, जो MD and CEO है NIPL के, एंड आपके मसानोरी कुरिहारा, जो हेड ऑफ पेमेंट सर्विसेज आपके हैं सर्विसेज सेक्टर एट NTT डेटा जापान, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस अग्रीमेंट के तहत NTT डेटा जापान मर्चेंट नेटवर्क और CAFI सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा फॉर एनेबलिंग UPI पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज कि रिसेंटली NPCI ने इनकी एक सब्सिडी लॉन्च की थी, टेक सब्सिडी, जिसका नाम क्या है, NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। क्या नाम है, इट इज द सब्सिडी टेक सब्सिडी ऑफ NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। रिसेंटली ही ये आपका न्यूज में था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द 5th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड अक्रॉस हाउ मेनी सिटीज एंड इन राजस्थान एंड ड्यूरिंग विच डेट्स। तो जो आपका 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का, ये राजस्थान में होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, और राजस्थान की 7 सिटीज में ये आपका जो है होस्ट किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज हैं, जयपुर है, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर में ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसकी होस्ट यूनिवर्सिटीज आपकी हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। टोटल इसमें 23 स्पोर्ट्स रहेंगे, और एक आपका डेमो स्पोर्ट रहेगा खो खो, ठीक है।
ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इसके ऑर्गेनाइजर हैं। और बात करें अगर प्रीवियस एडिशन की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रीवियस एडिशन असम में हुआ था एंड इट इज वॉन बाय द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्स अकेडमी हैज रिसेंटली अर्न अ प्रेस्टिजियस एफिलिएशन विद द एशियन हॉकी फेडरेशन एंड इट इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो रिसेंटली अभी राजकीय स्पोर्ट्स अकेडमी जो आपकी बिहार में है, ठीक है, इसको एफिलिएशन मिला है विद द एशियन हॉकी फेडरेशन। विद दिस जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे कोचेस हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और ग्रास रूट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो आपके एशियन हॉकी फेडरेशन के होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन ये सब होगा, उसमें हमारे जो एथलीट्स हैं, कोचेस जो हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन अब हो पाएगी। साथ में ही ये आपकी एशियन हॉकी फेडरेशन की जो बेसिकली आपका टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया की राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को। ठीक है, मतलब इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय तैयब इकरम, जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ठीक है, ग्रास रूट टू ग्लोरी नाम का एक इवेंट हुआ था, वहां पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स रीसरेक्स एक्सरसाइज 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड? तो ये आपकी हुई थी कर्नाटका में। ठीक है, पनम्बर कोस्ट, मंगलुरु, कर्नाटका में ये परफॉर्म की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो एक्सरसाइज है इसका पूरा नाम है रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ये आपका पनम्बर कोस्ट में हुई थी। ठीक है, पर्पस क्या था? इवेल्युएट करना और एनहांस करना आपकी प्रिपेयर्डनेस फॉर दी मैरीटाइम इमरजेंसीज। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी थी? कर्नाटका पुलिस, स्टेट एजेंसीज, इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर, देन नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, ये सारे इसमें पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज आपकी थी। Now next आपको क्वेश्चन है, the EPFO that is Employees Provident Fund Organization signed an MOU with which bank to provide doorstep digital life certificate services to EPS 95 pensioners? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ EPFO ने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ताकि डोर स्टेप में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके पेंशनर्स को? ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इनकी यह अग्रीमेंट हुई है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अपग्रेडिंग विच इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल टू एक्सटेंड इट्स रेंज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स? तो DRDO ने रिसेंटली अपग्रेड किया है अस्त्रा मार्क 2 को। इसकी जो रेंज है बेसिकली वो एक्सटेंड की है, पहले 160 थी, अब 200 यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात की गई है। और इंडियन यहाँ पे इनका प्लान है, इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि एक्वायर करेंगे 700 एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल्स और इंटीग्रेट करेंगे इनको सुखोई SU-30 MKI में और LCA तेजस एयरक्राफ्ट में। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज यहाँ पे थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स करियर स्ट्राइक ग्रुप, इन्होंने कंडक्ट किया है जॉइंट एरियल एक्सरसाइज ओवर इंडियन ओशन रीजन और ये आपकी परफॉर्म की गई थी आफ्टर द सी फेज ऑफ अ कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण 25, राइट। Next is the Center for Development of Advanced Computing under the Ministry of Electronics and Information Technology signed MOU with which organization to jointly develop and certify indigenous automotive technologies? तो recently जो आपकी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। किस चीज के लिए? जॉइंटली डेवलप करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए इंडिजिनियस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सीडेक है ये फोकस करेगा इन इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री रेडी सॉल्यूशंस में फॉर कनेक्टेड एंड स्मार्ट व्हीकल्स। ठीक है, इसके अलावा जो ICAT है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी जो है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये फोकस करेगा टेस्टिंग, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन में ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्पस क्या है? डेवलप करना, जॉइंटली डेवलप करना, टेस्ट करना और सर्टिफाई करना हमारे ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को एंड प्रमोट करना डोमेस्टिक इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन करना इंडिया के ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को, इकोसिस्टम को, राइट।
अब ICAT जो है ये मैनेज करेगा ये सारी चीजें, टेस्टिंग वगैरह, ये भी हमने आपका इसको अभी पढ़ा, ठीक है। और ये डिफाइन करेगा टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इन कोलैबोरेशन विद द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। एंड CDEC जो है ये आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट में काम करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो मुंबई महाराष्ट्र में आपको हुआ था, राइट। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी न्यूज हैं, बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे हुए हैं। तो पहले आपका पॉइंट कह रहा है फोन पे जो है इन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड टू रोल आउट इकोसिस्टम वाइड डिवाइस टोकनाइजेशन ऑन इट्स पेमेंट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर है उनको एक बार अपना कार्ड सेव करना होगा एंड सिक्योरली ये फिर मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है AU मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, जिसमें 6 करेंसीज जो है अप टू 6 करेंसीज यहाँ पे आपकी रहेंगी अवेलेबल, मतलब आपकी 6 करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी फॉरेक्स कार्ड में। एंड ये ऑफर करेगा लॉक्ड इन रेट्स, इमरजेंसी कैश, एम्बेसी सपोर्ट एंड इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा वीजा की बात करें तो वीजा का भी यहाँ पे बहुत आपके इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे वीजा ने इंट्रोड्यूस किया है पेमेंट पास की, रेजर पे, फोन पे, पेयू एंड जस्ट पे के साथ फॉर दी बायोमेट्रिक और आपके फेशियल पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट है इन्होंने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड विद पार्टनरशिप विद द ICICI बैंक, ठीक है। देन इन्होंने पार्टनरशिप की है रिवोल्ट के साथ फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियंस, राइट। नेक्स्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड विद जेनिथ लिजर हॉलीडेज लिमिटेड एंड पिस्मो, ठीक है। एंड इन्होंने पार्टनरशिप की है जोजो डे के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो प्रिवेंट करेगा फ्रॉडुलेंट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशंस को, ठीक है। इसके अलावा बायोमेट्रिक UPI ट्रांजैक्शन यहाँ पे अलाउ की है स्मॉल पेमेंट्स के लिए वाया फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, जो आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है वो उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए ये चीज लाई गई है कि बायोमेट्रिक यूज करके आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिंगरप्रिंट से आप जो है ट्रांजेक्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेस्टिया प्रीमियम कार्ड यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है फॉर हाई वैल्यू यूजर्स, ठीक है। देन लक्ष्मी कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर टेलर्ड फॉर वुमेन कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक MOU यहाँ पे आपका साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने पे नियर बाय के साथ अंडर द डिजिटल नारी इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस, ठीक है। इसके अलावा ईज बस जो है इन्होंने बैंकिंग कनेक्ट IBMB प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद NPCI भारत बिल पे, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? ये सिंप्लीफाई करेगा ऑनबोर्डिंग, फास्टर करेगा सेटलमेंट्स को, सेंट्रलाइज करेगा डिस्प्यूट हैंडलिंग को, ठीक है। इसके अलावा ईजबस जो है इन्होंने अनवील किया है 2 सेक्टर स्पेसिफिक डिजिटल सॉल्यूशन। एक आपका है फीस पोर्टल फॉर एजुकेशन पेमेंट एंड होम 360 फॉर हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट। इसके साथ ही लेंस कार्ड जो है इन्होंने इनेबल किया है डायरेक्ट UPI पेमेंट वाया स्मार्ट ग्लासेस यूजिंग QR स्कैन, और यहाँ पे आपको कोई फोन या पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेंस कार्ड ने भी ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिसेंटली RBI ने बोला है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो AI की मदद यहाँ पे लेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्की ट्रांजेक्शंस को बिफोर दे आर कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन AI ने कोलैबोरेट किया है NPCI और रेजर पे के साथ फॉर एजेंटिक पेमेंट इन चैटबॉट, और इसके लिए यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे एक्सिस बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। ये आपके बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है फिंटरनेट जो है फिंटरनेट इनिशिएटिव एक अनाउंस किया है नंदन नीलेकानी जो इन्फोसिस के चेयरमैन है इनके द्वारा, और इनका कहना है कि इंटीग्रेट करेगा टोकनाइजेशन AI एंड रेगुलेट करेगा फाइनेंसेस को अक्रॉस 20 इकोसिस्टम्स बाय 2026। नेक्स्ट है पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड साउंड बॉक्स, ठीक है। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन CC एवेन्यू जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉमर्स AI जो आपका इंटीग्रेशन जो है इनेबल करेगा ऑटोनोमस कॉमर्स की इनटू एप्स एंड द CRMs, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पे ने अनवील किया है भारत पे X न्यू पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे ब्रांड। नेक्स्ट है टाटा एसेट मैनेजमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टफोलियो 360 ऑन टाटा म्यूचुअल फंड ऐप।
देन पोस्टडेक्स टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डेटा वॉल्ट इंश्योर करने के लिए सिक्योरिंग प्रोसेस ऑफ सेंसिटिव डेटा यूजिंग अ सर्चेबल इंक्रिप्शन। नेक्स्ट है NEGD और NESL जो है इनके बीच में MOU साइन हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए DDE को विद अ एंटिटी लॉकर फॉर सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज रिसेंटली इन अक्टूबर इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2026-2028 टर्म। तो रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है वो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 2026 से 28 टर्म के लिए? तो इट इज इंडिया। इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। 188 वोटर्स में से 177 वोट्स इंडिया को मिले हैं, ठीक है, और इंडिया को दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। ये इंडिया का 7th टेन्योर रहेगा, ठीक है, 2026 से 28 तक का, जो 1 जनवरी को शुरू होगा, 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन है ये आपका परफॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्शंस फॉर ह्यूमन राइट काउंसिल मेंबरशिप का, जो न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके अलावा जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इन्होंने 14 मेंबर्स यहाँ पे आपके इलेक्ट किए थे, ठीक है। 4 आपके अफ्रीकन स्टेट से थे, अंगोला, इजिप्ट, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका। 4 एशिया पैसिफिक से थे, इंडिया, इराक, पाकिस्तान, वियतनाम। 2 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से थे, एस्टोनिया, सोल्वेनिया। 2 लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट से, चिले एंड एक्वाडोर। 2 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से थे, जैसे इटली और यूके, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ये आप इसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। जैसे अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं इसमें 13 सीट हैं, एशिया पैसिफिक में 13 हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट में 6, ऐसे लैटिन अमेरिका कैरिबियन में 8 हैं, और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स में 7 होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की। तो हमने बात की कि ये इंडिया का 7th टेन्योर है, ठीक है, 7th टर्म इंडिया का ये है। इससे पहले इंडिया कब कब सेलेक्ट किया गया है? 2006-7 के लिए, 2008 से लेके 10 के लिए, 2012 से 14, 2015 से आपका 17 के, देन 2019 से 21 और 22 से 24, और अब इसे फर्दर 2000 आपका 26 से 28 तक के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसके हाई कमिश्नर आपके हैं यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट वॉल्कर टुर्क। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 2006 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which organization launched the 4th edition of studentship program for Ayurveda Research King, that is Spark 4.0 वर्जन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत पहले तो एम क्या है इसका कि प्रमोट करना है एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड इंक्वायरी इन आयुर्वेदा अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत 300 बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड दे विल रिसीव स्टूडेंटशिप ऑफ 50,000, मतलब 25,000 पर मंथ का यहाँ पे इनको स्टूडेंटशिप दी जाएगी। साथ में एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इनको दिया जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, राइट। रजिस्ट्रेशन पीरियड की बात करें तो 15 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Mines recently reclassified which mineral as a major mineral by removing end user restriction under the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. So recently Ministry of Mine ने reclassify किया है limestone को as a major mineral। पहले ये आपका minor था, now it is reclassified as a major mineral, और इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे वो भी अब हट गए हैं। जैसे लीज होल्डर जो है वो अब फ्रीली सेल कर सकता है लाइमस्टोन को टू द सीमेंट और अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फॉर बूस्टिंग रूरल इनकम, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग माइनर मिनरल लाइमस्टोन लीज होल्डर हैं इनको रजिस्टर करना होगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में, एंड दे कैन कंटिन्यू पेइंग रॉयल्टी एट करंट स्टेट स्पेसिफाइड रेट्स अंटिल 31 मार्च 2026। ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग माइनिंग प्लान्स हैं विच इज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट दे विल रिमेन वैलिड अंटिल 31 मार्च 2027। इसके अलावा यहाँ पे कोई पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली annual returns to the IBM under Rule 45 of MCDR 20
2017 until 31st March 2026, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था. प्रोवाइडेड लीजेस कंटिन्यू सबमिटिंग रिटर्न्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. देन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है, इन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट जो पेंडिंग लाइमस्टोन एप्लीकेशन है विद अ लेटर ऑफ इंटेंट और कंप्लीटेड ऑक्शन बिफोर 10 October 2025, they will be granted lease under the existing state rules within 2 years. ठीक है, with application without an a letter of intent will lapse. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है दो टाइप में किया जाता है, एक मेजर और एक माइनर. ठीक है, मेजर मिनरल्स जो हैं आपके दे आर लिस्टेड इन दी शेड्यूल 1, जिसमें आपका 3 टाइप आ जाते हैं, फ्यूल मिनरल, मेटालिक मिनरल एंड नॉन मेटालिक मिनरल. फ्यूल वाले में कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम ये सारे आ गए. मेटालिक में आपका बॉक्साइट, देन कॉपर, गोल्ड. नॉन मेटालिक में आपका क्वार्ट्ज, जिप्सम, डोलोमाइट ये सब आ जाते हैं. वहीं पे माइनर मिनरल्स की बात करें तो ये सेक्शन 3E में आते हैं एंड दे आर बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, सैंड, मार्बल, ग्रेनाइट ये सारे आपके माइनर मिनरल में आ जाते हैं. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, the government of India extended the tenure of 16th Finance Commission by 1 month. What is the new deadline for submission of its report? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है टेन्योर 16th फाइनेंस कमीशन का बाय 1 मंथ. पहले जो सबमिशन होना था वो आपका 31 अक्टूबर को होना था. ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को होना था. अब ये आपको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 1 मंथ. सो ये आपका 30 नवंबर 2025 को सबमिट किया जाएगा. ठीक है, ये इसकी 1 मंथ की डेडलाइन एक्सटेंड हुई है. इसके अलावा बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की. तो इसके बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 दिसंबर 2023 को हुई थी. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि ये रिकमेंड करे कि कैसे हम टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इसका कवरेज आपका 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 का है. इसके कारण चेयरमैन आपके हैं 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनाग्रिया, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन आपके थे नीति आयोग के. ठीक है, इसके फुल मेंबर आपके हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू. ठीक है, एंड दूसरे हैं मनोज पांडा जो इकोनॉमिस्ट हैं, एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं. ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स इसके हैं सौम्या कांति घोष, देन टी रविशंकर जो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के हैं. ठीक है, तो ये पार्ट टाइम मेंबर्स इसके हैं. सेक्रेटरी इसका आपका है ऋत्विक रंजनम पांडे. जॉइंट सेक्रेटरीज राहुल जैन एंड के मिश्रा हैं. इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर प्रशांत के पांडा हैं. एंड अगर बात करें 15 फाइनेंस कमीशन की तो इसके आपके चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स वियर एंड Elishore brand launched by Sachin Tendulkar to promote fitness and sports in India. तो रिसेंटली सचिन तेंदुलकर द्वारा एक ब्रांड आपका स्पोर्ट्स ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 10XU. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियम लीग बाय डिफीटिंग द पृथ्वीराज योद्धा ऑफ दिल्ली इन साउथ ऑफ एट द यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली. तो इनमें से कौन सी टीम है जिन्होंने इनॉग्रल एडिशन जीता है आर्चरी प्रीमियर लीग का, जो आपका दिल्ली में हुआ था? राइट, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आपका परफॉर्म हुआ था. ठीक है, अब इसमें जीता कौन है? राजपुताना रॉयल्स इसमें जीता है और इन्होंने डिफीट किया था पृथ्वीराज योद्धास को. ठीक है, की प्लेयर्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ओजस, एला, मेटे, अंकिता, अभिषेक, मैथियास एंड गाथा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता. ठीक है, इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर और इन्होंने रिप्लेस किया है एम राजेश्वर राव. ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता जी की बात करें, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं. इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका एट द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है सर्व किया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इंडिजीनियसली बिल्ड द 11th एमिनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्ज लार्ज साइज एमिनेशन और मिसाइल बार्ज, दैट इज LSAM-25 लॉन्च बाय इंडियन नेवी. तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था आपके 11th एमिनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल को. ठीक है, ACTCM को लॉन्च किया था. एंड क्वेश्चन हियर इज इट इज बिल्ड बाय, किसने इसको बिल्ड किया है? आपके सूर्यदीप्ता
प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है SPPL जो है इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। अब 2023 में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आपकी सुदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इनके बीच में एक आपका MOU साइन हुआ था। किस चीज़ के लिए? 11 आपकी ACTCM बार्ज जो है इनको बनाने के लिए, ठीक है। और इन्होंने 11 बार्ज जो है वो अब बना के इंडियन नेवी को दे दी हैं, ठीक है। इसे यार्ड 135 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब इसको डिजाइन और बिल्ड किसने किया है? सुदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद इंडियन डिजाइन फर्म एंड इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग, इनके द्वारा इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया है। और इसकी मॉडल टेस्टिंग की है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, CMD मुकेश अंबानी announced the launch of new AI focus entity named Dash। तो रिलायंस की नई सब्सिडरी जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है, जो बेसिकली AI फोकस्ड आपकी एंटिटी है जिसका नाम रखा गया है रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया था। फाइन। नाउ इस मीटिंग से रिलेटेड और क्या चीज़ हैं, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है रिलायंस इंडस्ट्री और गूगल के बीच में, यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है स्टैब्लिश करने के लिए गूगल क्लाउड रीजन इन जामनगर गुजरात, ठीक है। देन एक पार्टनरशिप हुई है रिलायंस और मेटा के बीच में डिप्लॉय करने के लिए ओपन सोर्स AI मॉडल्स को, ठीक है। और यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर रहेगा 70-30 का, ओके। नाउ नेक्स्ट है AI प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे जियो PC लॉन्च किया गया है, रिया ये आपका AI असिस्टेंट है जियो हॉटस्टार ऐप के लिए, ठीक है। देन जियो फ्रेम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा जियो लेंस यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, पर्सनलाइज मीडिया फीचर आपका है जियो स्टार में, ठीक है। फिर जियो AI क्लाउड 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देन इसके अलावा एक यहाँ पे विजन 2035 नाम से जो है लॉन्च किया गया है, नीता अंबानी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है कि हमें 400 मिलियन इंडियंस को रीच करना है बाय 2035। इसके अलावा 2035 तक प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन टू 300 मिलियन चिल्ड्रंस, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ 100 मिलियन विमेंस एंड टू एम्पावर 50 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने की प्रोजेक्ट्स जो है अनाउंस किए हैं, जैसे 2000 बेड AI इनेबल मेडिकल सिटी, ठीक है। देन 130 एकड़ ग्रीन स्पेस एनहांस करने के लिए अर्बन लाइफ इन मुंबई, ये प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज्ड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 अपवर्ड बाय 20 basis point to -% in its latest October 2025 World Economic Outlook report titled Global Economy in Flux Prospect Remain Dim। तो रिसेंटली IMF ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2026 की जो प्रोजेक्शन है GDP प्रोजेक्शन वो इंक्रीज की है 20 basis point एंड इट रीच टू 6.6%, ठीक है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 की 6.5% और 27 की 6.2% बताई गई है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इट इज 7.8% एंड Q2 के लिए 7% बताई गई है। वहीं पे इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की बात करें तो ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.8% बताई गई है और 27 के लिए 4% बताई गई है। और ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की गई है कि ये आपका 2025 के लिए 4.2% रहेगी, डिक्लाइन हुई है, 4.2% बताई गई है और फर्दर 3.7% ये आपकी बताई गई है, जो आगे आपकी और डिक्लाइन हो रही है 2026 में, ठीक है। IMF की बात करें, इसके करंट MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में लोकेटेड है और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर्स नेशन इसके 191 है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Raila Amolo Odinga, who recently passed away in Kerala, served as a Prime Minister of Kenya during which period? तो रेला एमोलो जो ओडिंगा जो है ये आपके इन्होंने एज अ PM सर्व किया है केनिया का 2008 से 2013 के बीच में, ठीक है। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर B। अब ये जो शख्सियत हैं ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केनिया के रहे हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और इनका जो बेटा है जरामोगी ओडिंगा, इन्होंने सर्व किया है केनिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली PM मोदी जी ने 2 स्कीम लॉन्च की है, एक तो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, दूसरी है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ठीक है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दिस इज द 2 schemes which are launched by the PM मोदी, ओके। ये लॉन्च की गई थी स्पेशल कृषि प्रोग्राम में जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था,
ठीक है, अब एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले आते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे, जिसका एम है कैटलाइज करना ग्रोथ इन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड सेंट्रल स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम इसका मेन एम क्या है, कैटलाइज करना ग्रोथ 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स की। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे की फीचर्स क्या है इसके, कन्वर्जेंस ऑफ 36 सेंट्रल स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज, और इसके लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या रहेगा, 6 साल का रहेगा, 2025-26 से आपका 30-31 तक रहेगा। ठीक है, एनुअल आउटले इसका है आपका 24,000 करोड़ का। फाइन, इसमें 5 कोर ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे। पहला है एनहांस करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, दूसरा है encouraging crop diversification and sustainable practices, then augmenting post harvest storage capacity, improve करना irrigation infrastructure को, और enabling करना access to agricultural credit। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपके 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और किस बेसिस पे यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी बेस्ड। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है इसकी, नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली ऑन द सेम लैंड, देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मल फाइनेंस फॉर फार्मर्स। तो इन बेसिस पे 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिनको फर्दर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। नाम से क्या समझ आ रहा है कि हमें जो है इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है इन द पल्सेस, राइट। ये आपका मिशन है। इसका आपका टोटल आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे भी 2025-26 से 2030-31 तक, 6 साल का इसका पीरियड है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ पल्सेस, रिड्यूस करना इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एंड एनहांस करना फार्मर्स इनकम। ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, नाउ जो मिशन है इट विल एक्सपैंड एरिया अंडर द पल्सेस कल्टीवेशन बाय द एडिशनल 35 लाख हेक्टेयर, जो टारगेट करेगा राइस फ्लॉस को एंड अदर सुटेबल लैंड्स वाइल प्रमोटिंग इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये प्रिपेयर करेंगे 5 ईयर सीड प्रोडक्शन प्लान्स इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट एंड टाइमली सीड सप्लाई। देन यहाँ पे जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो है ये मॉनिटर करेगा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन एंड इंश्योर करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। देन यहाँ पे साथी पोर्टल जो है इसका यूज करके ओवरसी किया जाएगा प्रोडक्शन को। साथी पोर्टल स्टैंड्स फॉर सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी एंड ट्रांसपेरेंसी इससे रहेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फोकस किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आपका 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी आपकी, एंड हर एक जो यूनिट है ये एलिजिबल होगी सब्सिडी सपोर्ट ऑफ अप टू 25 लाख। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, एनकरेज करेगा वैल्यू एडिशन को, एंड क्रिएट करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा टारगेट क्या है इस स्कीम का 2030-31 का, कि जो टोटल पल्सेस एरिया है वो आपका 310 लाख हेक्टेयर हो जाए, प्रोडक्शन हमारा 350 लाख टन हो जाए, और ईल्ड जो है वो आपकी 1130 kg पर हेक्टेयर हो जाए। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसके अलावा PM मोदी ने लॉन्च किए थे फिशरीज एंड एलाइड सेक्टर प्रोजेक्ट्स इंडिया में, जैसे इन्होंने आपका उत्तराखंड अंडर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके लिए 170 करोड़ का एलोकेशन दिया है कि यहाँ पे टॉड फिश प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। इसके साथ ही इन्होंने अप्रूव किया है FIDF 3.68 करोड़ का फॉर कंबाइंड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एंड इको टूरिज्म इन दी झारखंड। ठीक है, इसके अलावा कराईकाल हार्बर इन पुडुचेरी जो है इसको डेवलप करने के लिए 119.94 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, इंश्योर करने के लिए सेफ डॉकिंग, प्रमोट करने के लिए हाइजीन फिश हैंडलिंग एंड टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। ठीक है, देन यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक्वा कल्चर, मतलब एक्वा पार्क को मॉडर्न इकोसिस्टम में, मतलब जो एक्वा पार्क हैं उनको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हीराकुंड संबलपुर ओडिशा में लोकेटेड है, जिसके लिए आपका 100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देन भुवनेश्वर होलसेल फिश मार्केट जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए 59.13 करोड़ का एलोकेशन मिला है। ठीक है,
ये एकोमोडेट करेगा 44 होलसेलर्स को एंड 99 रिटेलर्स को, इंश्योर करेगा आपकी क्वालिटी फिश सप्लाई भुवनेश्वर और कटक में। ऐसे ही आपका जो नागालैंड का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है, इसके लिए 50 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है और ये बूस्ट करेगा फिश प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका कि स्टैब्लिश किए जाएंगे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन हब्स। ABIS एक्सपोर्ट जो है ये इसमें मदद करेगा और यहाँ पे इसके लिए 70 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। फाइन, फॉर द फीड एंड फिश हेल्थ मैनेजमेंट। इसके साथ ही 9 फिशरीज प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा, जिसका टोटल एलोकेशन है 121 करोड़ का। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में किए गए हैं? असम में किया गया है, उत्तर प्रदेश में, देन आपका मध्य प्रदेश में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इन जगहों पे ये प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर अलाइड सेक्टर इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स जो लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर में। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका लोकेटेड है अमरेली एंड बनस इन गुजरात, जो फोकस करेगा डेयरी रिसर्च, इनोवेशन, एडवांस लाइवस्टॉक मैनेजमेंट में। ऐसे ही मिल्क पाउडर प्लांट आपके लोकेटेड है इन महसाना गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश एंड भिलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। रिसेंटली हमने पढ़ा पीएम मोदी जी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। इसके लिए आउटले क्या था? इट इज 24,000 करोड़। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन स्विमर नोन फॉर हर एक्सीलेंस इन मिडिल डिस्टेंस फ्री स्टाइल इवेंट ऑफिशियली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव स्विमिंग साइटिंग पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड रीजन। तो इनमें से कौन सी आपकी स्विमर है ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, एरिन एलिजाबेथ टिटमस। ठीक है, अब इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया था टोक्यो 2030 से एंड इन्होंने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते थे 200 मीटर एंड 400 मीटर में, एक सिल्वर जीता है 800 मीटर में एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल इन 4x200 मीटर रिले। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे 2022 के बिरमिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इन 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एंड 4x200 मीटर रिले में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 9 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल भी जीते हैं 2017 से 2023 के बीच में एंड करंटली शी होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल एट 1 minute 52.23 seconds from the 2024 Australian Olympic trials, and she is also a member of Australia's world record 800 meter freestyle relay from the 2023 World Championship with a time 7.37.50 seconds. ठीक है, now next question है, during the golden jubilee celebration of a new Mangalore Port Authority, which denomination of commemorative coin was released by Union Minister Sarbananda Sonowal? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने 50 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इस कॉइन के बारे में देख सकते हैं। अब ये जो कॉइन था, इसके साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियल गोल्डन जुबली एंथम लॉन्च किया गया था न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी का टू कॉमरेट 50 years ऑफ NMPA's कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड एंड रीजनल ग्रोथ। ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये इंडिया का 9th मेजर पोर्ट है एंड इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में पहुंच गई है 46.01 मिलियन टन्स की एंड टोटल एनुअल कैपेसिटी इसकी है 104 मिलियन टन्स की। ठीक है, नाउ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की बात करें, इसके चेयरपर्सन है आपके डॉक्टर वेंकटा रमना अकाराजू। इसका हेडक्वार्टर आपका मैंगलोर में लोकेटेड है, मैंगलोर कर्नाटका में एंड इसे 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने 8 न्यू प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च किए थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कवर्ड स्टोरेज शेड्स। आपके 14,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी इसकी रहेगी and it is pre-engineered design. Then next है construction of a dedicated cruise gate for international tourists, modification of KK gate entrance and exit with a radio frequency identification enabled cargo handling, custom and central industrial security forces facility.
देन ट्रक पार्किंग टर्मिनल जो है एक्सपैंड किया जाएगा विद अ डेली कैपेसिटी ऑफ 50 to 80 ट्रक्स. Then construction of a 675 meter long pavement quality concrete road with a drainage facility at the Mezagao Dock Shipbuilders Limited yard. Then truck parking terminal spanning 20,000 square kilometer area जो डेवलप किया जाएगा आपका बेकमपदी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. एंड न्यू टर्मिनल जो होगा इसमें कैपेसिटी आपकी रहेगी 180 to 200 ट्रक्स की. ठीक है. देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 150 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ये डेवलप किया जाएगा अंडर द पीपीपी मॉडल विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 107 करोड़. नेक्स्ट है एक डेडिकेटेड मेडिकल एप्लीकेशन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है मंगोलियन प्रेसिडेंट युकनागिन कुरेलसुख विजिटेड टू इंडिया. इनका विजिट इंडिया में हुआ था और इन्होंने इस दौरान महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट इन्होंने पे किया था राजघाट में. इसके अलावा इन्होंने स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वहाँ पे भी ऑफर किए थे प्रेयर्स. देन इस विजिट के दौरान पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था दैट दी होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास डिसिपल्स सारीपुत्रा एंड मौदगल्या याना विल बी सेंट टू मंगोलिया इन 2026. ठीक है. यहाँ पे कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी आपकी हुई थी, जैसे एस जयशंकर जी के साथ इनकी मीटिंग हुई थी. हाई लेवल टॉक्स इनके हुए थे टू डीपन इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. देन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी एंड इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था किचिंग स्टोन बुद्धा टू दी president, right? He also participated in the India Mongolia Business Forum, which is organized by the Confederation of Indian Industries, Mongolian Chamber of Commerce and Industry and Embassy of Mongolia. ठीक है. इसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो है यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स की थी प्रेसिडेंट के साथ ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ताकि बूस्ट किया जाए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड कॉर्पोरेटिव्स में. ऐसे ही इंडिया और मंगोलिया का जो मेन फोकस है आपका इट इज ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मंगोलिया. ठीक है. कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ पे हुए थे प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट एंड कल्चरल टाइज, एजुकेशन कॉर्पोरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस. मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन भी यहाँ पे आपके हुए हैं, इन पे भी बातचीत हुई है टू जॉइंट एफर्ट्स इन अ क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडो पैसिफिक पीस. ठीक है. कुछ मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए थे, जैसे मंगोलिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ये अनाउंस किया गया था. ठीक है. इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल एजुकेट करेगा 1200 प्लस स्टूडेंट्स को एनुअली. एंड इंडिया ने यहाँ पे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग स्लॉट जो है वो भी आपके जो है बढ़ा दिए हैं बाय 70 फॉर द मंगोलियन प्रोफेशनल्स. ठीक है. देन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसने पार्टनरशिप किया है गंदन मोनास्ट्री के साथ फ्रॉम मंगोलिया फॉर एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज में जो हमारी जो मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म एंड यूथ है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ फॉर द रिस्टोरेशन एंड विंटर पैलेस ऑफ बोगद खान एनहांस करने के लिए म्यूजियम, एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव करने के लिए विजिटर सर्विसेज. ठीक है. एंड यहाँ पे आपका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025-2029 भी आपका लॉन्च किया गया था. ठीक है. इसी के साथ मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्स जो है और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने जो है कोऑपरेट किया है, ये दोनों कोऑपरेट करेंगे ऑन द जियोलॉजिकल सर्विस, मिनरल रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में. ठीक है. देन यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट है, इनके बीच में भी पार्टनरशिप हुई है रिगार्डिंग द डिजिटल गवर्नेंस. देन दोनों ही कंट्रीज जॉइंट एफर्ट्स लगाएंगे ऑन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. ठीक है. देन दोनों कंट्रीज प्रमोट करेंगे जॉइंट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ट्रेनिंग सपोर्ट अंडर द मंगोलियाज न्यू कोऑपरेटिव मूवमेंट. एंड यहाँ पे इंडिया जो है वो आपका 50,000 $50,000 ग्रांट प्रोवाइड करेगा पर प्रोजेक्ट. 2 से 5 प्रोजेक्ट ही आपके रहेंगे एनुअली फॉर कम्युनिटी फैसिलिटीज, रोड एंड एजुकेशन टू दी मंगोलिया. ठीक है. इसके अलावा इंडिया का जो बैंक ऑफ इंडिया है इसने अग्रीमेंट साइन किया है, टाइप किया है मंगोलियन इमिग्रेशन एजेंसी के साथ फॉर ईजियर टूरिज्म एंड बिजनेस ट्रैवल. देन आपका अरखानगी एमग
जो मंगोलिया का है, एंड लद्दाख का ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है रिगार्डिंग द आर्ट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। देन दोनों कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हेरिटेज कंजर्वेशन। देन एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है एनहांस करने के लिए एनर्जी कॉर्पोरेशन, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1.7 बिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, जो एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल हो जाएगी 2028 तक, और इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ अ क्रूड ऑयल पर ईयर। ठीक है, इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स, आईटी एंड कल्चरल गुड्स पे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया था, 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मंगोलिया। ठीक है, इट इज जॉइंटली अनवील्ड बाय पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। ठीक है, इसके अलावा इंडियन स्टैम्प जो थी इसमें रामलीला दर्शाया गया था, एंड मंगोलियन स्टैम्प जो थी इसमें बाइलगी आपका जो ट्रेडिशनल मंगोलियन फोक डांस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड कि रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस इट्स डिसीजन टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली मंगोलिया ने ज्वाइन किया है आपका आईएसए को। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और उसके करंट डीजी आपके हैं आशीष खन्ना। अब बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन की, तो इसका एम है कि अनलॉक करना 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030 व्हाइल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक एक्वायर्ड 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू द प्रेफरेंशियल शेयर इशू वर्थ ₹26,850 करोड़ और 3 बिलियन यूएस डॉलर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो आपका एमिरेट्स एनबीडी बैंक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है यूएई का, इसने अभी 60% स्टेक एक्वायर किए हैं आरबीएल बैंक में थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर इशू, जिसका आपका कॉस्ट है 3 बिलियन यूएस डॉलर और 26,850 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 रिपोर्ट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा। इस रिपोर्ट में इंडिया का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, तो इन सब के बारे में आपकी डिटेल बताई गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है इंडिया का जो बर्थ एंड डेथ रेट है वो आपका डिक्लाइन हुआ है, नियरली 50% ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बर्थ रेट की बात करें तो 18.4 जो है ये आपका था 2023 में एंड डेथ रेट था 6.4, वेरस अगर हम इसे कंपेयर करें 1971 से तो आपका बर्थ रेट 36.9 था एंड डेथ रेट आपका 14.9 था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात की गई है तो ये भी आपका कम हुआ है, 129 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ये आपका 1971 में था एंड इट इज नाउ रिकॉर्डेड 25 इन 2023। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट है आपका। ठीक है, among all states and UT which is 25.8, it is followed by उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके करंट रजिस्ट्रार जनरल हैं आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, किसने रिलीज किया है, ये क्लियर है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। अब इसमें हमने अभी बात की कि हाईएस्ट बर्थ रेट आपके कौन से स्टेट में है, बिहार में है 25.8, इसके बाद सेकेंड नंबर पे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका आता है। वहीं पे अगर बॉटम स्टेट्स की हम बात करें जहां पे सबसे कम बर्थ रेट है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहीं पे रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया जो है यहाँ पे हाइयर बर्थ रेट आपका है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरिया में जो आपका बर्थ रेट है ये कम हुआ है, 14.9 ये आपका है। ठीक है, अर्बन में रूरल में कितना है 20.3 और अर्बन में 14.9 है।
डेथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट डेथ रेट आपका नोट किया गया है छत्तीसगढ़ में 8.3, फॉलोड बाय उड़ीसा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश एंड देन कर्नाटका। वेरस बॉटम अगर 5 स्टेट्स की बात करें, इसमें चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, देन दिल्ली और मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका मेन एंड वुमेन में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मेन का हायर डेथ रेट है विच इज़ 7.2, वेरस विमेन का आपका है 5.7। ठीक है, और ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है, दोनों में ही मेन का जो डेथ रेट है वो हाई है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, अगर यहाँ पे रूरल की बात करें तो रूरल एरियाज में आपका डेथ रेट ज़्यादा है 6.8 है, और अर्बन में ये देखा गया है 5.7। ओके, नाउ बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। तो इसमें आपका कौन सा स्टेट जो है वो टॉप मोस्ट रहा है? इट इज़ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इनमें 37 ईच आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, फॉलोड बाय उड़ीसा, असम एंड देन झारखंड एंड राजस्थान। ठीक है, लोएस्ट देखा गया है आपका मणिपुर में, लद्दाख, फॉलोड बाय लद्दाख, केरला, गोवा और सिक्किम, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। वहीं पे रूरल एरियाज की बात करें तो ये रेट आपका कम हुआ है, 2018 में 36 देखा गया था, अभी ये 28 है। ठीक है, वहीं पे अर्बन में जो है 23 से ये 18 पे आ गया। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये केरला में देखी गई है। ठीक है, विच इज 78.4, मतलब 78.4 ईयर्स लोग जो हैं वो जीते हैं, मतलब मैक्स जो आपकी एवरेज एज है केरला के लोगों की वो है 78.4, मतलब इतने साल वो जीते हैं। फॉलोड बाय दिल्ली 74.2 ईयर्स, देन आपका एचपी में है 74.4 ईयर्स, जम्मू एंड कश्मीर में 73.4 ईयर्स। ठीक है, लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है आपकी मध्य प्रदेश में, यूपी में एंड असम में। ठीक है, अगर जेंडर वाइज बात करें तो ये आपकी मेल्स की है 68.5 ईयर्स, वेरस फीमेल आपका ज़्यादा जीती हैं 72.5 ईयर्स। ठीक है, देन फर्टिलिटी रेट की बात करें तो आपका जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2022 के कंपैरिजन अगर हम करें तो इसके कंपैरिजन में कम हुआ है। 2022 में 2.0 था, अभी ये 1.9 हो गया है आपका, 2023 का ये रिकॉर्ड है। राइट, सबसे ज़्यादा आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो ये बिहार में देखा गया है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आता है जहाँ पे लोएस्ट आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो ये है दिल्ली 1.2, देन आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश। राइट, और बिलो रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये देखा गया है आपका 18 स्टेट्स और यूटीज में, जो बिलो आपका 2.1 देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? इट इज़ केरला विच इज़ 15%, देन दिल्ली में 7.7% है एंड इट इज़ फॉलोड बाय असम 7.6%। ठीक है, नाउ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करें तो ये आपका 0.9 देखा गया है 2023 में, और ये लोएस्ट था आपका दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में, और हाईएस्ट देखा गया है आपका बिहार में। ठीक है, वहीं पे क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो ये आपका डिक्रीज हुआ है 18.4 ये आपका देखा गया है 2023 में। ठीक है, 22 में कितना था? 19.1 था, और ये 2023 में 18.4 आपका देखा गया है। फाइन, now next question है, according to the UNEP report, high risk forest, high value returns, a co-benefit assessment for decision makers, approximately how much tropical forest area is at high risk of deforestation? तो रिसेंटली UNEP की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 391 मिलियन हेक्टेयर आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इट इज़ एट द हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके अलावा मतलब जो ये आपका एरिया बताया गया है 391 मिलियन हेक्टेयर का, इट इज़ 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स 1.6 बिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब ये 25% है आपका टोटल जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और ये आपके हाई रिस्क है, ये आपके हाई रिस्क पे हैं ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रिएंट एंड सेडिमेंट पॉल्यूशन इन द रिवर्स, एंड एनुअली ये रिटेन करते हैं 2.3 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ये आपका प्रिवेंट करता है रफली 527 मिलियन टन्स ऑफ सेडिमेंट्स जो रिवर्स में जाने से बच जाते हैं, हर साल की ये बात की जा रही है।
ठीक है, और ये लगभग आपके 1,50,000 ओलंपिक साइज पूल्स के बराबर है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इन फॉरेस्ट को, विच हेल्प्स मेंटेन रीजनल रेनफॉल पैटर्न, रिसाइकलिंग 10 to 14% ऑफ द लोकल रेन। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सस्टेन्स क्रॉप पॉलिनेशन, ये सपोर्ट करेगा यील्ड्स दैट मीट्स द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ 10 मिलियन पीपल्स एनुअली। ठीक है, इसके अलावा कंजर्विंग हाई रिस्क फॉरेस्ट जो है, अगर हम इनको बचाते हैं तो ये इससे हम अचीव कर पाएंगे 1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनुअल एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है, इसके अलावा हाई रिस्क फॉरेस्ट जो है ये हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग नेचुरल डिजास्टर रिस्क, जैसे फ्लड और लैंडस्लाइड हो गया। ये स्टेबलाइज करते हैं आपके सॉइल को और वाटर फ्लो को, एंड ये 81 बिलियन यूएस डॉलर का जो खर्चा है हमारा एनुअली, उसको बचाते हैं। ठीक है, इट एनुअली इट अवॉइड जीडीपी लॉसेस। ठीक है, 81 बिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी लॉसेस से भी हमें बचाते हैं। ठीक है, नाउ यूएनईपी की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं इंगर एंडरसन, हेडक्वार्टर्स का नैरोबी केन्या में है और इसे 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी फॉर विच इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंप्लीटेड द मैकेनिकल वर्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आपका जो बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है ये कहाँ पे है? ये आपके लोकेटेड है असम के नुमालीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? असम के नुमालीगढ़ में। एंड ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 49,000 टन्स पर एनम की ऑफ अ बायोएथेनॉल, 11,000 TPA फॉर एसिटिक एसिड, 19,000 TPA फॉर फॉस्फोरल रॉ मटेरियल। ओके, नाउ जो ये बायो रिफाइनरी आपकी है, न्यू बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है, इसमें बेसिकली जो आपका मैकेनिकल वर्क है वो किसने किया है? EIL ने, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किया है। अंडर विच मोड? अंडर EPCM मोड, एग्जीक्यूशन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन MOUs विद मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर टू एनहांस जॉब एक्सेस एंड करियर गाइडेंस थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल फॉर यंग जॉब सीकर्स। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली आपका जॉब एक्सेस बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए अभी टाई अप किया है मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर के साथ? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसने MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। और इसी टाइप के आपके जो MOUs है ये मिनिस्ट्री करती रहती है, जैसे पिछले साल इन्होंने अमेजॉन स्विगी के साथ भी इस टाइप का आपका अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो हाईलाइट की गई थी मनसुख मंडाविया द्वारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका कितना है? 2% चल रहा है। ठीक है, जो आपका कम है अगर हम बात करें G20 नेशंस की, तो इनमें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेंटोर टुगेदर जो है इन्होंने टारगेट लिया है 2 लाख यूथ का। ठीक है, ये 2 लाख यूथ जो हैं, ठीक है, 1 लाख तो आपके NCS जॉब सीकर्स हो गए और दूसरा 1 लाख PM VBRY एंट्रेंट जो हैं, ठीक है, इनको ये टारगेट करेंगे। ठीक है, साथ में ही ये पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे 24,000 प्लस ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को। इसके अलावा यहाँ पे जो क्विकर है इन्होंने बोला है दे विल इंटीग्रेट ओवर 1,200 डेली जॉब लिस्टिंग फ्रॉम क्विकर जॉब्स टू दी NCS पोर्टल। ठीक है, ये ऐड करेंगे NCS पोर्टल में। Now next आपको क्वेश्चन है which country signed a MOU with Sri Lanka to establish a new accident and emergency unit in Mannar, श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने श्रीलंका के साथ आपका टाई अप किया है, आपकी MOU साइन की है, एग्रीमेंट साइन की है स्टैब्लिश करने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ने यहाँ पे ये MOU साइन किया है और इस MOU के तहत 600 मिलियन श्रीलंकन रुपीस की जो फंडिंग है वो इंडिया ने श्रीलंका को की है एंड ये आपका जो है रीपे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से संतोष शाह जो हाई कमिश्नर है इंडिया टू श्रीलंका के, एंड डॉक्टर अनिल जयसिंह जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मास मीडिया के श्रीलंका से, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइन अ MOU विद SIDBI टू लॉन्च अ MSE स्पाइस स्कीम एम्ड एट एम्पावरिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड बिकम इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है SIDBI के साथ।
ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर लॉन्चिंग MSE स्पाइस स्कीम। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम के तहत जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपका जो है काम कर रहे हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर वो आगे अपना काम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट केस 25% की सब्सिडी भी यहाँ पे बैंक इन्हें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम का फुल फॉर्म है BOB, अर्थ सर्कुलर इकोनॉमी स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के तहत 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, साथ में ही लोन्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं अंडर दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है वडोदरा, गुजरात में। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Now next question है, which company signed a partnership agreement with French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, that is CEA, to accelerate innovation and industrialization of physical artificial intelligence powered solution in France? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली CEA के साथ, फ्रांस की जो अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसके साथ आपका पार्टनरशिप किया है? तो आंसर हियर इज TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। और इस पार्टनरशिप के तहत ये आपके जो रोबोट्स हैं बेसिकली, उनको यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, इनका एम है डिजाइन और डिप्लॉय करना स्मार्ट अडेप्टिव रोबोट्स फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एलियांस यूरोप BV टू फॉर्म एलियांस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। व्हाट इज द इक्विटी होल्डिंग ऑफ JFSL? यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कितनी इक्विटी है इन अलायंस जियो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड में? तो इट इज 50%, दोनों की 50-50% की यहाँ पे जो है इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी होल्डिंग। Now next is, which bank has recently launched the digital loan facility called Loan Against Mutual Fund, allowing customers to avail loans against their mutual fund investment? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिजिटल लोन फैसिलिटी दैट इज लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च किया है? दैट इज LAMF लॉन्च किया है। तो आंसर हियर इज, इट इज लॉन्च बाय द साउथ इंडियन बैंक। किसने लॉन्च किया है? साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है आपका LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो जो है आपका, ठीक है, ये अप टू 50% का रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, 70% रहेगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एज की बात करें तो 18 से 75 साल यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। एंड मिनिमम म्यूचुअल फंड होल्डिंग आपकी 1 लाख की होनी चाहिए। साथ में ही यहाँ पे आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आप रजिस्टर होने चाहिए एंड आपकी जो KYC है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थ्रू दी परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पैन और आधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city was ranked as a best performing city in category 1 under the Swachh Vayu Sarvekshan 2025, which is a clean air survey conducted under the National Clean Air Program, that is NCAP। तो रिसेंटली आप हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, और यहाँ पे कैटेगरी 1 में आपका टॉप किया है इंदौर ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? इंदौर ने इसे टॉप किया है। ये जो आपका वायु सर्वेक्षण है, जो आपका क्लीन एयर सर्वे है, ये इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और एक तरह से ये एक हेल्दी कंपटीशन है बिटवीन दी सिटीज, जहाँ पे हमारी जो डिफरेंट सिटीज है वो ऐसे मेजर्स ले, ऐसे एक्शंस ले कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो एक तरह का ये हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी होती हैं। अभी हमने पढ़ा कैटेगरी 1 के तहत कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी आपका रहा है, वो इंदौर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी किस पे बेसिस है? पॉपुलेशन पे बेस्ड है आपकी। तो पॉपुलेशन ओवर 10 लाख जो है ये कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 बताती है पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख, एंड कैटेगरी 3 में आता है पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। तो आपकी पॉपुलेशन पे बेस्ड 3 कैटेगरी यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए बनाई गई हैं। और इस बार आपका मतलब जो ये सर्वे है ये आपका कितनी सिटीज में हुआ था? 130 सिटीज में कराया गया था। ठीक है, नाउ स्वच्छ वायु
सर्वेक्षण अवार्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। एंड ये इवेंट हुआ था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 की, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये हुई थी। एंड हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात कर लेते हैं तीनों कैटेगरी में कि इनमें तीनों कैटेगरी में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में कैटेगरी 1 में हमने अभी पढ़ा इंदौर ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे जबलपुर था, ठीक है, फ्रॉम एमपी ओनली। थर्ड पे आपका है आगरा एंड सूरत, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी 2, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश से अमरावती, सेकंड नंबर पे टाई था झांसी और मुरादाबाद के बीच में, थर्ड पे आपका अलवर राजस्थान, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी में टॉप किया है देवास फ्रॉम एमपी, सेकंड में है हिमाचल का परवानो, ठीक है, थर्ड पे आपका है अंगुल फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। स्कोर की बात करें तो इंदौर का आपका 200 स्कोर था और इसे कैश प्राइज मिला था 1.5 करोड़ का, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके तहत ये आपका जो सर्वे है वो किया जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 5 साल का आपका 5 ईयर प्लान था जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को हमारी सिटीज में, ठीक है। इसका एम था कि हम अचीव करें रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर दैट इज MP 10 लेवल अप टू 40% बाय 2025-2026 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर्स क्या लिए गए थे अंडर द NCAP, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर्स लिए थे अंडर दिस प्रोग्राम। फंडिंग जो एलोकेशन की गई थी वो आपकी थी 20,130 करोड़ की, ठीक है, फॉर हाउ मेनी सिटीज? 130 सिटीज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट दिया गया था 13,237 करोड़ का, ठीक है, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट आता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो 130 सिटीज में हुई है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तो इसके थ्रू 73,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट था 82,000 करोड़ का एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1.55 लाख करोड़ का, ठीक है। नाउ NCAP की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी क्या प्रोग्रेस है इस प्रोग्राम के तहत? तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके PM 10 लेवल्स पे जो हमारा एम था, बट 130 में से 103 सिटीज में ही ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 64 सिटीज ऐसी थी जहाँ पे 20% रिडक्शन हमें देखने को मिला है PM 10 लेवल्स में एंड 25 सिटीज में 40% का यहाँ पे हमें जो है चेंज देखने को मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इजराइल केमिकल लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन कंपनी टू लॉन्च सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशन इन इंडिया। तो रिसेंटली इजराइल केमिकल लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस के साथ ताकि इंडिया में सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस लाए जा सके, लॉन्च किए जा सके, ठीक है। अब मेन फोकस इस पार्टनरशिप का रहेगा इम्प्रूव करने में फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसी। बेसिकली हमारी जो इंडिया की सॉइल है उसमें फॉस्फोरस और जिंक अवेलेबल तो है बट इस फॉर्म में नहीं है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप है उसे इनटेक कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन है इनका एक प्लेटफॉर्म है बायोनेक्सस नाम से, ठीक है। इस बायोनेक्सस प्लेटफॉर्म ने एक स्ट्रेन यहाँ पे जारी किया है, ठीक है। ये क्या करेगा? एक तरह से माइक्रोब, और ये आपका सॉल्यूबल है, दैट मीन्स कि ये सॉइल में जब जाएगा तो जो आपका जिंक या फॉस्फोरस जो किसी कॉम्बिनेशन में मिलता है, ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो आपका आयरन या एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसका काम क्या रहेगा आपका जो इन्होंने स्ट्रेन लॉन्च किया है इसका काम रहेगा ये जिंक और फॉस्फोरस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो और अच्छी और बेहतर जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। और साथ में ही हमारा जो मिट्टी है वो और उपजाऊ भी बनेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो मेन फोकस क्या रहेगा? फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसीज को बढ़ाना। अब इससे फार्मर्स को फायदा होगा, ठीक है। क्या फायदा होगा? यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो इम्प्रूव होएगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजर वेस्टेज जो है वो कम होगी यहाँ पे। क्लियर है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज पोस्टमसली कन्फर्ड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो रिसेंटली इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसने प्रेजेंट किया था अवार्ड? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। एंड इस अवार्ड को रिसीव किया है इनकी वाइफ ने, गुरशरण कौर द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। तो इन्होंने एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सर्व किया है। ठीक है, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी भी रहे हैं और 15th आरबीआई गवर्नर ये आपके बने थे 1982 से 1985 के बीच में। देन डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन 1985 से 1987 के बीच में, इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे 1990 से 1991 के बीच में। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने हमारे 1991 से 1996 के बीच में, और फिर ये हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 2004 में। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड की। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, नेशनल डेवलपमेंट की फील्ड्स में। मतलब ये जो फील्ड होती हैं इनमें जो अच्छा काम करता है इंडिविजुअल, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड इस अवार्ड को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण प्रेसिडेंट है के रामचंद्र, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। Now next question है, the ACME group sign a joint venture with Japan's IHI Corporation to establish India's largest green ammonia project at Dash। तो ACME ग्रुप जो है इनका एक जॉइंट वेंचर है जापान के IHI कॉरपोरेशन के साथ, और ये जॉइंट वेंचर मिल के स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट। कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा के गोपालपुर में बेसिकली। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब शेयर होल्डिंग की बात करें, जॉइंट वेंचर जो है इसमें जापान की कंपनी का 30% स्टेक रहेगा, वेरस ACME ग्रुप जो है आपका इसका 70% का स्टेक यहाँ पे रहेगा। वहीं पे प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो एनुअली ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये 0.4 मिलियन टन्स जो है अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ में ही इसका टारगेट है कमीशन करने का 2029-2030 तक। ठीक है, साथ में ये कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस करेगा 0.8 मेट्रिक टन। ठीक है, मिलियन टन्स। ओके, next is the Ministry of Road Transport and Highways collaborated with which companies to raise road safety awareness under the सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान आपका 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसको इस बार 3 साल इसका मतलब 3rd ईयर इसका चला है अभी। एंड यहाँ पे रिसेंटली हमारी जो रोड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है आपका जोमेटो एंड उबर के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? रोड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने के लिए। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये चीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2023 का डेटा इन्होंने यहाँ पे बताया था कि 2023 में लगभग 4.8 लाख डेथ्स यहाँ पे हुई थी एक्सीडेंट्स की वजह से। ठीक है, जो 4.2% का हाइक हमें दिखा रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। लगभग आप ऐसा लगाओ हर घंटे 20 लोगों की डेथ यहाँ पे होती है। तो ये चीज कम हो या ये चीजें ना हो, इस वजह से रोड सेफ्टी अवेयरनेस यहाँ पे फैलाया, मतलब अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है जोमेटो एंड उबर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कि इस कोलैबोरेशन का एम क्या है, एक टारगेट है कि हमें 50% जो रोड एक्सीडेंट एंड रिलेटेड डेथ्स हैं उनको कम करना है बाय 2030। ठीक है, 50% हमें ये रेट कम करना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हुआ है इसके तहत जोमेटो एंड उबर जो है ये रोड सेफ्टी टिप्स एंड अनाउंसमेंट जो है वो अपनी ऐप्स में फीचर करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है इस कैंपेन के लिए, ताकि ये रोड सेफ्टी टिप्स और अनाउंसमेंट कर सके। ठीक है, इनके द्वारा मतलब करवा सके। ओके, नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा अभियान। जैसा कि मैंने बताया 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, अभी 3रा ईयर इसका है। एंड 2025 का आपका थीम क्या है? परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, दिस इज द थीम ऑफ सड़क सुरक्षा अभियान 2025। Now next question is, which institution pledged
$137 million टू बूस्ट इंडियाज ई मोबिलिटी सेक्टर। तो इनमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्लेज लिया है ये $137 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, इंडिया के ई मोबिलिटी सेक्टर में बेसिकली। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC द्वारा ये प्लेज ली गई है 137 मिलियन US डॉलर के लिए। ठीक है, जिसमें से $100 मिलियन US आपका JBM इको लाइफ जो आपका पार्ट है JBM ऑटो लिमिटेड का, ठीक है, इनको यहाँ पे दिए जाएंगे ये फंडिंग, और 37 मिलियन US की फंडिंग दी जाएगी आपके मेजनाइन कैपिटल को फॉर ग्रीन सेल मोबिलिटी। ठीक है, तो टोटल 137 मिलियन US की फंडिंग इंडिया को दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंडिंग से काम क्या होगा, यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रिक बसेस एंड चार्जिंग स्टेशन आपके डिप्लॉय किए जाएंगे 39 म्यूनिसिपैलिटीज में, जैसे महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे ये आपके चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बसेस आपके डिप्लॉय की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है, इंडिया का टारगेट है कि हमें 40% ई बस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ानी है बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, अभी ओवर 2 मिलियन बसेस इंडिया में है, जिसमें से हमारा टारगेट क्या है 40% ई बसेस पेनिट्रेशन का बाय दी 2030। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विजिट टू UAE। तो रिसेंटली आपका जो विजिट हुआ था UAE में, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, इनका विजिट हुआ था, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने फर्स्ट एवर अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपका जो है इनॉग्रेट किया था IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। दूसरा पॉइंट है, सेम कैंपस में इन्होंने 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, PhD इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा कोर्स आपका है BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अटल टिंकर लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब इन्होंने जो है लॉन्च की है 12 CBSE एफिलेटेड स्कूल्स में इन दी UAE। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं UAE के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था दुबई कैंपस जो आपका है IIM अहमदाबाद का, जो पहला ओवरसीज कैंपस है IIM अहमदाबाद का, राइट। सो इस कैंपस को बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ABCD जो है करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। फाइन। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी सारा मुसलम जो चेयरपर्सन है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के एट दी IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस, और इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कशन किया था कि कैसे हम इंडियन करिकुलम जो है, ठीक है, बेस स्कूल्स जो हैं उनको कैसे मतलब उनकी एजुकेशनल नीड्स को देखते हुए कैसे उन्हें एक्सपैंड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने विजिट किया था स्वामी नारायण टेम्पल जो आपका बना था अबू धाबी में, राइट, उसमें यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था। इसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्लांटेशन ड्राइव एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें इन्होंने गाफ ट्रीज जो है वो प्लांट किए थे। नेक्स्ट आता है, इन्होंने राउंड टेबल डिस्कशन की थी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जो UAE में ऑपरेट कर रहे हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल टाइज इन एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है कि इन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन फ्लैग ऑफ फ्रॉम द मुंबई इन 2025। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन को, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रदक्षिणा नाम है। इसकी ड्यूरेशन आपकी 9 महीने की रहेगी, सितंबर 2025 से मई 2026 तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। एंड ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया से आपका वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया गया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, अब ये जो सेलिंग एक्सपीडिशन है, ये हमारे मतलब जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, इक्वेटर है, इन सबको पास करता हुआ कवर करेगा ओवर 21,600 नॉटिकल माइल्स, एंड ये वापस इंडिया में आएगा आपका 2026 में, मई 2026 में। ठीक है, और वेसल का नाम यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल आपका है त्रिवेणी। ठीक है, जिसपे ये आपका सेल कर रहे हैं। फाइन। नाउ अब यहाँ पे समुद्र प्रदक्षिणा जो है
इसमें 10 विमेंस का क्रू है, ठीक है, जिसमें 5 इंडियन आर्मी से हैं, 1 इंडियन नेवी से हैं और 4 आपके इंडियन एयरफोर्स से हैं। अब ये आपके 4 पोर्ट कॉल्स यहाँ पे रहेगी इसकी, ठीक है। फ्री मेंटले जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऐसे ही न्यूजीलैंड, कनाडा और साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यहाँ पे इनके पोर्ट कॉल रहेगी। साथ में ही इसे लीड कौन कर रहा है, इस सेलिंग एक्सपीडिशन को इसे लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर और डेप्यूटी लीडर यहाँ पे आपके हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनका मेन एम क्या रहेगा, इनकी बेसिकली पार्टनरशिप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोलॉजी के साथ और इनके साथ मिलके ये स्टडी करेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, ओशियन लाइफ के बारे में और मरीन हेल्थ के बारे में, ठीक है। मरीन हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें यहाँ पे रिसर्च बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पे रहेगी इनकी, ठीक है। नाउ अब पहला नाविका सागर परिक्रमा जो है ये कब हुआ था, इसके बारे में पूछा सकता है। तो ये 2017-18 में हुआ था एंड इसमें सेलिंग वेसल था आपका इंडियन नेवी शिप वेसल आपका त्रायनी में हुआ था। और दूसरा वाला जो आपका हुआ था नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, ये 2024-25 में हुआ था एंड इसमें भी सेम वेसल आपका यूज किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम at 5 additional international airport in India. Which of the following airports is not among them? तो recently 5 additional जो एयरपोर्ट हैं उनमें फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। 5 आपके कौन से हैं नए, एक तो है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का, दूसरा है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम केरला एंड कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका केरला से एंड अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम पंजाब। तो ये 5 हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन 5 में नहीं है, ठीक है। नाउ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम की बात करें तो इसको आपका 2024 में लॉन्च किया गया था। पहला एयरपोर्ट जहाँ पे ये प्रोग्राम आपका मतलब इसके अंडर आया था वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे 13 आपके एयरपोर्ट हो गए हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट हिमांग कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट द मिगला पास नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। तो इंडो चाइना बॉर्डर पे ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है बनाया गया है मिगला पास में जो लद्दाख में लोकेटेड है एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि एक तो टूरिज्म बूस्ट हो और साथ में ही लोकल डेवलपमेंट हो आपकी लद्दाख में, ठीक है। अब ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है हैनले रीजन को टू दी फुके विलेज इन नियर दी इंडो चाइना बॉर्डर एंड ये आपका 19,400 फीट पे बनाया गया है, इतने एल्टीट्यूड पे ये आपका बना है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको लीड किया है ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव ने जो चीफ इंजीनियर है प्रोजेक्ट हिमांग के। इसके अलावा अब ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया है। तो इससे पहले वाला कौन सा था, इट वॉज योर उमलिंग ला पास 19,024 फीट पे जो आपका बनाया गया था इन द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दी आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इन गांधीनगर गुजरात। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका मेन एम है टू फैसिलिटेट स्पीडी सेटलमेंट। किस चीज की स्पीडी सेटलमेंट हो, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका मेन एम है स्पीडी सेटलमेंट करवाना अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की अक्रॉस मेनी मतलब वेरियस सेक्टर्स, ओके। नाउ जो ये कैंपेन है इसे कंडक्ट किया जाएगा आपका सारे स्टेट्स एंड यूटीज में ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2025, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक ये कैंपेन आपका चलेगा जिसका काम क्या है स्पीडी मतलब जो प्रोसेस है उसको तेज करना सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द Tata AIG General Insurance Company signed a bank assurance agreement with which small finance bank to expand insurance access across rural and urban areas। तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी ने बैंक अश्योरेंस टाइप किया आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इसका मेन एम क्या है कि ये अपना इंश्योरेंस एक्सेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं पी वसुदेवन। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके एमडी हैं अमित गनोरकर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001। Next question है, what is the full form of a Mitra, a digital platform launched by SEBI to help investors to track and reclaim inactive और unclaimed mutual fund folios। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मित्र नाम से। इसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैक कर सकेंगे और रिक्लेम कर सकेंगे इनके इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को। ठीक है, अब मित्र का फुल फॉर्म क्या है, इट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड इट विल बी मैनेज बाय कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज CAMS एंड KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, इन दोनों द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी फॉर रॉकेट सिस्टम एट द IIT मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है आपका पहला लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी? ठीक है, किस चीज के लिए, रॉकेट सिस्टम्स के लिए। ये लॉन्च की गई है IIT मद्रास रिसर्च पार्क में चेन्नई में। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च बाय द अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय द अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ये यूज किया जाएगा फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ एरोस्पेस एंड रॉकेट सिस्टम्स, और ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको रिड्यूस कर देगा 50% तक। फाइन। Next question है, which institutions have been added as per new academic partners of the Goldman Sachs 10,000 Women Program। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसे रिसेंटली ऐड किया गया है? दो इंस्टीट्यूशन है, एक आपका IIM अहमदाबाद है, दूसरा है IIM लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों को रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका प्लान है ग्रेजुएट करना 1000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बाय 2026, एंड यहाँ पे ये चीज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इसका एम है कि हम इंक्रीज करें टोटल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 3800 टू 10,000 बाय 2033। तो ये इनका सेकेंड एम है। ठीक है, अब इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन से हैं? इनका नाम है इसका नाम आपका है नदाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल लर्निंग, ये इसका एग्जिस्टिंग पार्टनर है। और अभी इन्होंने दो और एकेडमिक के साथ पार्टनरशिप की है, IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ। क्लियर है? Now next question है, the Vridha Mitra toolkit launched under the supportive action for healthy aging in a community, that is सहज program, is designed to benefit which segment of population। तो recently जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, इन्होंने दो इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए थे। ठीक है, एक इनिशिएटिव इसमें था आपका वृद्ध मित्र टूल किट। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक और इनिशिएटिव है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि जो वृद्ध मित्र टूल किट है ये बेसिकली बेनिफिट करेगा कौन से मतलब कौन सी पॉपुलेशन को, कौन से सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे चिल्ड्रंस के लिए है, विमेंस के लिए है, या किन के लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इट इज फॉर द सीनियर सिटीजन। वृद्ध मतलब आपका सीनियर होता है, राइट, मतलब सीनियर सिटीजन को बोलते हैं ना। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने सेकेंड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला टॉक सीरीज। ठीक है, इसका थीम आपका था हम अनुभव और उत्साह का संगम, राइट। ये फोकस करता है ये बेसिकली फोकस करता है टू शोकेस रियल लाइफ स्टोरीज एंड कम्युनिटी मॉडल्स ऑफ अ सीनियर सिटीजन, जो इंस्पायर करेगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एल्डरली केयर। ओके, next is the government of India recently launched a dedicated online portal for which employment scheme। तो recently अभी जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है इसके लिए पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड पोर्टल, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयर्स, एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन
अंडर दिस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के। ठीक है, ये दो आपके पोर्टल हैं। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं इस योजना की। इसका आउटले आपका 99,446 करोड़ का है। टारगेट क्या है कि हमें जनरेट करनी है, हमें क्रिएट करनी है 3.5 करोड़ जॉब आपके 2 सालों में, 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 तक हमें ये जो जॉब्स हैं 3.5 करोड़ ये हमें जो है क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, वो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर्ड होंगे EPFO के साथ, उनको इंसेंटिव मिलेगा विच इज़ 1 मंथ EPF वेज अप टू 15,000 और 2 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी सैलरी जो है आपकी अप टू 1 लाख होनी चाहिए, और एक इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में दिया जाएगा, 6 मंथ की सर्विस के बाद, और दूसरा होगा आपका 12 मंथ की सर्विस के बाद एंड कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट बी, जिसके तहत जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा जॉब देने के लिए। ठीक है, under this components of the scheme, employers will receive an incentive for the generation of additional employment opportunities in sectors like manufacturing sector, especially जो आपको manufacturing sector है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 3,000 फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। ये आपका डिपेंड करेगा सैलरी पे। ठीक है, एंड एक और चीज, फॉर सस्टेन्ड टाइम पीरियड ऑफ अ मिनिमम 6 मंथ टू एम्प्लॉयर्स। ओके, अब यहाँ पे इंसेंटिव एम्प्लॉयर को कैसे मिलेगा, जैसे सैलरी अगर 10,000 की है अप टू 10,000, इन दैट केस एम्प्लॉयर को 1,000 मिलेगा पर मंथ। देन अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 2,000 पर मंथ मिलेगा। फिर ऐसे ही 20 से 30,000 है तो 3,000 पर मंथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एनर्जी कंपनी recently become first company to join the global RE100 initiative, committing to 100% renewable energy। तो recently जो सुजलॉन ग्रुप है उन्होंने ज्वाइन किया है RE100 इनिशिएटिव को। अब ये इनिशिएटिव है क्या, बेसिकली जो कंपनी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करती है तो उसका जो एंटायरली जो वर्क होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सुजलॉन ग्रुप जो है, इसकी जो 15 आपकी फर्म्स हैं वो बेसिकली आपकी रन करेंगी रिन्यूएबल सोर्सेस पे। ऐसा इन्होंने बोला है, ये इनका टारगेट है कि 2030 तक ये अपनी फैक्ट्रीज को रिन्यूएबल सोर्सेस से चलाएंगे। ठीक है, अब इनका एक और टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर इट्स डायरेक्ट एंड परचेज इलेक्ट्रिसिटी एमिशन बाय 2035, एंड इनको पहुंचना है, इनको रीच करना है नेट जीरो अक्रॉस इट्स फुल वैल्यू चेन बाय दी 2040। ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अभी अभी अगर हम बात करें ग्लोबली तो RE100 इनिशिएटिव में आपके 400 से ज़्यादा फर्म्स जो हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया है। फाइन, Now next up a question है, under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission, the Ministry of Health and Family Welfare announced that 6 crore people have been screened for sickle cell diseases. By which year? Next is, by which year does India aim to eliminate sickle cell anemia डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो रिसेंटली जो आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है, इसके तहत हमने जो है 6 करोड़ लोगों को स्क्रीन यहाँ पे किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 7 करोड़ में पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि इंडिया का मिशन क्या है या इंडिया का एम क्या है कि कब तक हमको आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है उसको भगाना है, उसको एलिमिनेट करना है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो इट इज़ योर 2047, हमारा मिशन है 2047 तक हमें जो है इसको उखाड़ फेंकना है। ठीक है, अब जो ये मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, ये आपका 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। अब 6 करोड़ की हमने बात की थी कि इनको स्क्रीन किया गया है, जिसमें से 2.15 लाख जो है डायग्नोज किए गए हैं एज अ सिकल सेल डिजीज एंड 16.7 लाख आइडेंटिफाइड एज अ कैरियर्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्टेट्स जिन्होंने एक्सीड किया है टारगेट को, जैसे MP हो गया, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तराखंड, एंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हाई केसेस हमें सिकल सेल डिजीज के देखने को मिले हैं, जिसमें से आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी तक 2.6 करोड़ हेल्थ कार्ड जो हैं एज ऑफ जुलाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, और स्क्रीनिंग जो है ये आपकी की गई थी यूजिंग दी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट्स फॉर योर एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली AI ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है AI ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, NXTBANKING। नेक्स्ट बैंकिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो सपोर्ट करेगा बैंक्स को, NBFC को, पेमेंट एग्रीगेटर्स को, ठीक है, इनको सपोर्ट करेगा, इन्हें इंस्टेंट एंड टू एंड बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग recently signed MOU with which organization to establish two direct broadcast network stations in Delhi and Chennai। तो यहाँ पे जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, इनका एक आपका MOU साइन हुआ है किसके साथ? इसरो की सब्सिडरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए दो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशंस, एक तो आपका दिल्ली NCR में यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, दूसरा है चेन्नई में। ठीक है, अंडर योर विच मिशन? मौसम मिशन। ठीक है, मिशन मौसम प्रोजेक्ट के तहत ये आपका MOU साइन किया गया है। एंड ये जो आपका मिशन है 2024 में लॉन्च किया गया था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो स्टेशंस हैं इनको डेटा रिसीव होगा फ्रॉम द इंडियन एंड इंटरनेशनल अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम सैटेलाइट से, इंक्लूडिंग इंडियाज ओशियनसेट, NOAA एंड योर MET-OP। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन सैटेलाइट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, और ये डेटा आपका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इन दोनों सेंटर से, दिल्ली NCR वाला और चेन्नई वाला जो स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू फॉर इट्स कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। तो IRDAI ने रिसेंटली आपका कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो फटाक सिक्योर है या आपका फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, ये ऑफर करेगा मोटर, हेल्थ, एक्सीडेंट, लाइफ, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमेबल इंश्योरेंस को टू द अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर क्लेम सेटलमेंट ऑफ डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर्स। तो रिसेंटली RBI ने जो है रिवाइज किए हैं आपके मतलब गाइडलाइंस या आपके जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे रिवाइज किए हैं रिगार्डिंग दी डिसीज कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड लॉकर। तो पहले आपका डिटेल देखते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन आपका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कब तक करना है? 31 मार्च 2026 तक। ये सारे बैंकों को बोला गया है। दूसरा है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो डिपॉजिट अकाउंट जो है डिसीज कस्टमर का एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड आर्टिकल्स इन अ सेफ कस्टडी, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जिनके बेसिस पे ये रूल आपके जिनके लिए ये रूल आपके बनाए गए हैं, रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, क्लेमिंग प्रोसेस कैसे होगा? अगर तो नॉमिनी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, इफ अ नॉमिनी और अ सर्वाइवरशिप क्लॉज एग्जिस्ट, अगर कोई क्लॉज यहाँ पे है फिर तो उसके अकॉर्डिंग काम होएगा। एंड जो बैलेंस है आपका ये डायरेक्टली पे किया जाएगा नॉमिनी को, नॉमिनी ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, अगर कोई नॉमिनी नहीं है, कोई क्लॉज यहाँ पे नहीं है, इन दैट केस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा फॉर क्लेम्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? ये आपके कॉर्पोरेटिव बैंक और जो अदर बैंक है उनके लिए अलग है। जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख है, एंड अदर बैंक्स के लिए ये आपका 15 लाख है। ठीक है, देन यहाँ पे टाइमलाइन क्या है फॉर क्लेम सेटलमेंट? जैसे डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लेम जो है वो आपका विद इन 15 कैलेंडर डे सेटल होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है लॉकर की। अगर हम बात करें तो बैंक जो है इनको कांटेक्ट करना होगा क्लेमेंट्स को एंड सेट करना होगा इन्वेंट्री डेट विद इन 15 डेज। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर ये चीज बैंक फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस जो डिपॉजिट आपका डिपॉजिट अकाउंट है, इन दैट केस आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट एट बैंक रेट जो है +4% PA यहाँ पे बैंक देगा। इसके अलावा लॉकर एंड सेफ कस्टडी की बात करें तो यहाँ पे अगर डिले होता है, इन दैट केस पर डे का 5000 रुपीज इन्हें देना होगा, मतलब बैंक को देना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है आपका क्या है यहाँ पे कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आरबीआई जो है इन्होंने मैंडेट किया है दैट द बैंक मस्ट सेटल क्लेम्स रिलेटेड टू डिसीज्ड customer deposit account within 15 calendar days of receiving all requirement document. Next है कि जो revised norms है they are applicable to deposit account, safe deposit locker and articles kept in the safe custody by deceased customer. Next है for claims related to safe deposit locker or safe custody articles, bank must contact the claimant and fix the inventory date within 20 days of receiving the claim. Next है if a deposit account has nominee or is operated under the survivorship clause, the bank must release funds to the nominee or survivor without requiring legal document. Next आता है the threshold limit for simplified claim settlement without legal document is 5 lakh for corporate banks and 15 lakhs for all other banks. तो यहाँ पे एक statement incorrect है which is option number C कि यहाँ पे विद इन 15 डेज में जो है काम होना चाहिए, बट मेंशन किया है 20 डेज, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which standalone app was recently launched by Swiggy to cater to the affordable food delivery segment. तो रिसेंटली आपका स्विगी ने एक ऐप लॉन्च की है टॉइंग नाम से। ये ऐड देखा था, एक आता था पहले चिंपैंजी का, ये तो बड़ा टॉइंग है वाला, तो वही एक टॉइंग ऐप लॉन्च की है स्विगी ने, ठीक है, ताकि ये आपके मतलब कम बजट में फूड डिलीवरी कर सकें। ठीक है, ये जो ऐप है ये पुणे में लॉन्च की गई है। पुणे में क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हब है, यहाँ पे ज़्यादा आपका स्टूडेंट क्राउड है, जिसकी वजह से, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा पैसे होते नहीं है ना, तो कम पैसों में वो जो है फूड अपना ले पाए, ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स में उनको फूड डिलीवरी की जाए। तो इस चीज़ के लिए स्विगी ने एक ऐप लॉन्च की है आपके टॉइंग नाम से। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है इसी टाइप का एक इनिशिएटिव लिया गया था रैपिडो द्वारा, ओनली नाम से जो है इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी इन मंथ ऑफ अगस्त। ये भी आपको जो है सेम टाइप की सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है स्पॉटिफाई ने रिसेंटली इनके 2 को CEO जो हैं वो अपॉइंट किए हैं। ठीक है, एक का नाम आपका है गस्तव सोडरस्ट्रॉम, ठीक है, करंटली ये आपके को प्रेसिडेंट एंड चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं स्पॉटिफाई में। दूसरे आपके हैं एलेक्स नॉस्ट्रॉम जो आपके को प्रेसिडेंट हैं एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। इनको एज अ CEO यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, साथ में ही जो डेनियल एक हैं जो आपके फाउंडर एंड CEO हैं स्पॉटिफाई के, ये आपके चेयरमैन की पोजीशन ले रहे हैं 1 जनवरी 2026 से, मतलब जनवरी 2026 से ये जो है अपनी पोजीशन ले लेंगे और इनकी पोजीशन पे ये दोनों शख्स यहाँ पे एज अ CEO वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट्स रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर द मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, राइट। सो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है अंडर मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम? सो इट इज योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड मिला है एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट for the recognition of creating awareness among the silk farmers and reelers and for implementing development programs for silk sector। ठीक है, अब सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें तो इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था by an act of parliament and its headquarter is located in the Bangalore, कर्नाटका। ओके, नाउ आपका जो अवार्ड है इट वाज गिवन ड्यूरिंग दी 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे जो बेंगलुरु कर्नाटका में आपका जो है हेल्ड हुआ था। इसी के साथ नोट करना है जो आंध्र प्रदेश की सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको बेस्ट W का अवार्ड मिला था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे 2025 सेलिब्रेशन। ओके,
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।